Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, belated happy anniversary. Online related. Sir, online related. हाँ तो लोग इंतजार ही कर रहे थे नहीं? हाँ सर. लोग इंतजार ही कर रहे थे. Yes sir, आपसे पार्टी लेने के लिए हम लोग इंतजार ही कर रहे थे. आ जाओ, मैं तो तैयार हूँ पार्टी देने के लिए. आ जाओ तुम लोग. सर आप ऐसा करो, फोन पे ना. Good afternoon, sir. पार्टी लायक मनी. फोन पे से तब मजा Yes, नहीं sir. आएगा. वो पार्टी नहीं होगी ना. वो तो वैसे तो तुम रोज ही कुछ ना कुछ खाते हो तो मजा थोड़ी आता है. मजा आता है जब साथ में Good रहेंगे. afternoon, sir. सर हम लोग जितना में ना कोटा आएंगे उतने में तो हम लोग यही पार्टी कर लेंगे. नहीं नहीं, ऐसे आओ. वैसे कभी आओ कुछ काम से और ऐसे घूमने तब करेंगे. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर. थैंक यू बच्चे. Congratulations, sir. Congratulations. किस बात की? क्या चीज? Belated happy anniversary, sir. थैंक यू सो मच बच्चे. सर आप बताए भी नहीं ना, है करके पार्टी देना पड़ेगा करके अचानक पता चला हमको. Good afternoon, sir. हाँ सही बात, हम लोग को पता नहीं था. देखो ये सब जो है ना एनिवर्सरी वगैरह ये सब लड़कों के लिए नहीं होता है. लड़कों को तो नुकसान ही होता है इसमें. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, sir. 100% सही सर. किसी बहाने उनको कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा तो. afternoon, sir. सर मैम को ऐसा मत बोल देना आप. नहीं ऐसा ही होता है. देखो अभी से बता दे रहा हूँ मैं तुमको कि लड़के बेचारे परेशान होते हैं क्यों ये मैरिज एनिवर्सरी वाला दिन आता है खर्चा हो रहा है इतना सारा. ठीक है. लड़कियां खुश होती है अरे वाह मजा आ गया आज गिफ्ट मिला है कुछ. ठीक है तो सर सुनिए. हाँ बच्चे. सर मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड किया हूँ, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन है ना, उसमें दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में. सर मेरे को भी पिछला क्वेश्चन का एक समस्या है. ये तो सॉल्व हो गया लेकिन उस टाइप का थोड़ा. क्या दिक्कत आ रही है? एंजाइटी लाइन से होता है मोस्टली. कुछ मनुष्य में ऋतुस्राव जब 50 साल के आसपास बंद हो जाता है, इसे मेनोपॉज कहते हैं. लैक्टेशन के प्रारंभिक कुछ दिनों में उत्पन्न दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता रहती है. इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज है इम्यूनोग्लोबिन्स. और सी है वन विभाजन के पूर्ण होने पर प्राथमिक oocyte द्वितीयक oocyte, यानी जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो प्राइमरी साइट सेकेंडरी साइट में और एक पोलर बॉडी में कंप्लीट हो जाएगा. खत्म. सिंपल सा तो है. सर ये वाला सॉल्व हो गया लेकिन ना जो ऑप्शन है उसमें कई मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूजन है. तरीका मैं बता देता हूँ. तरीका क्या होता है कि ना तुम ना पहले लिख लो जो 1 2 3 है ना, वहीं पे ना हल्का हल्का लिख लो कि यहाँ पर ये है यहाँ पर ये है, और फिर बाद में ऑप्शन मैच करो. एक साथ ऑप्शन मैच करके पहला ऑप्शन देखोगे और ऊपर देखोगे क्या लिखना है, ये तो फिर दिक्कत आएगी. तो ऐसा मत करो है ना. पहले तुम 1 2 3 4 5 जो भी है वो सारे लिख लो कि क्या है, और फिर मैच करो कि ना कौन सा मैच कर रहा है, तब हो जाएगा. मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत मिस्टेक हो रहा था. हाँ तो इसीलिए हो जाता है वो मिस्टेक, क्योंकि हम ना मैच करते टाइम गड़बड़ कर देते हैं, इधर उधर हो जाता है. सर तो ये पता कि कौन सा क्या था. सर यस सर मेरा क्वेश्चन है. हाँ बच्चे. मुख्य लक्षण और विशेष लक्षण में क्या अंतर है? मुख्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण. विशिष्ट लक्षण होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसी में मिलेगा. और मुख्य लक्षण और भी हो सकते हैं. अच्छा सर. और अकॉर्डिंग टू सर आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार अमीबा को हम लोग प्रोटोजोआ में ही रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे ना? प्रोटिस्टा में रखोगे. हाँ सर एक क्वेश्चन मेरा भी सर. क्या सर ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है, बाय लेटरल और बाय रेडिकल, इसमें अच्छे से नहीं कंफ्यूज कर रहा है बार बार. अच्छे बायलेटरल और बाय रेडिकल. बाय रेडियल. जी सर. देखो तुम तो बायलेटरल ध्यान रखो. बाय रेडियल मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे सामने एग्जाम में आएगा, क्योंकि बाय रेडियल जो है वो एक्सेप्शनली हम देख रहे थे किसके अंदर, जो टिनोफोरा था उनका मेंबर. 2 प्लेन से कट करेंगे, एक प्लेन से इक्वल टू हाफ, दूसरे प्लेन से भी इक्वल टू हाफ, तो उसे बाय रेडियल बोलते हैं. बायलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ में कट होगा. ठीक है ना. तो हम लोग बायलेटरल हैं. ठीक है. यहाँ से कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ होंगे, लेकिन यदि ऐसा हो जो यहाँ से भी कट कर रहे तो 2 इक्वल हाफ, और यहाँ से ऐसे भी कट कर रहे हैं तो भी 2 इक्वल हाफ होंगे. तो वो किसके अंदर होता है? वो टिनोफोरा के अंदर. यस सर, अब समझ में आ गया सर. सर तिल चट्टे का थैंक यू सर. सर.
सर तिलचट्टे में नर्वस सिस्टम एक एरर बताइए ना, कंफ्यूजन। तिलचट्टे में नर्वस सिस्टम देखो, जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर जिसमें भी नर्वस सिस्टम है ना, तो उनका ब्रेन जो है वो कुछ गैंग्लियन बनाते हैं जो कि एक रिंग की फॉर्म में होता है, कुछ गैंग्लियन यहाँ पे कुछ यहाँ पर, और नर्व ने एक रिंग बना दिया, तो ऐसा रिंग जैसा होता है वो उनका ब्रेन होता है। और नीचे की तरफ डॉर्सल नीचे की तरफ वेंट्रल जो है वो नर्व कॉर्ड होते हैं, उसमें और भी गैंग्लियन हो सकते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन। तो इस तरीके की संरचना होती है जहाँ पे एक ब्रेन जो है वो नर्व रिंग से बनता है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, इस प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो आगे। सर सुनिए ना सर, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसमें जो डिसीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना उसको। हाँ, डिजीज के नाम तो बता दीजिए और डिटेल जो है वो ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना सर डिटेल से। हाँ हाँ, ह्यूमन हेल्थ। सर अगर स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम होगी तो एआई करेंगे या फिर आईसीएसआई करेंगे? स्पर्म देखो, मेल में ही प्रॉब्लम है ना, फीमेल में प्रॉब्लम तो है नहीं। यस सर। तो फीमेल का एग नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल रिलीज हो रहा है, तो फिर ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम एआई कर दें, स्पर्म को अलग से लेकर के उसको थोड़ा कंसंट्रेट मेथड में और एआई कर दें। सर मैंने जैसे पढ़ा तो मतलब ये मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे स्पर्म क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होगी, जैसे मतलब ओल्ड मेंस में, तो आईसीएसआई करेंगे, नहीं तो नॉर्मली हम लोग एआई करेंगे करके। देखो कर तो दोनों सकते हैं, लेकिन जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वाला काम करते हैं ना, वो मोस्टली हम तब करते हैं जब हमको लग रहा है कि स्पर्म एग से फ्यूज नहीं कर पा रहा है ना, कहीं ना कहीं बैरियर आ गया या कुछ आ गया, तो उस केस में हम प्रिफर करते हैं उसको। कर तो दोनों सकते, लेकिन फीमेल का सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एग आराम से ओवुलेट हो रहा है, फैलोपियन डक्ट से आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ स्पर्म को कलेक्ट करके और उसे इंजेक्ट कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो एआई ज्यादा हेलो सर। सिचुएशन। हां ओके सर, सर थैंक यू। जी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना। सर जी एक ना एनसीईआरटी का लाइन है, उसको मोलस्का से संग मोलस्का से बता दीजिए ना। क्या है वो लाइन? सर जी, ये जो ककूत तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं और त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककूत के ऊपर प्रवार बनाती है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो मेंटल लेयर की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, याद है मैंने तुमको मोलस्का में उसका स्नेक का डायग्राम बना के बताया था। तो ये वाली परत जो स्पॉन्जी परत है यहाँ पर, उसे हमने क्या बोला था, उसे हमने बोला था मेंटल। और मेंटल जो है वो ऊपर सीक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रवाह। ये वाला प्रवाह किसने बनाया? मेंटल ने बनाया। इसके बीच में स्पेस हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। ओके थैंक यू सर। कवच जो है इसका वो है प्रवाह। तो वही उसी को ककूत बोलते हैं सर जी? क्या कुतुक? ककूत। कूद, हाँ सर उसी को बोलते हैं, जो ऊपर पार्ट है उसको। हाँ, वो लंप को बोलते हैं, जो पूरा हाँ, पार्ट है वो लंप जो है उसको बोलते हैं, कुबर टाइप को। हाँ। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े हम आज नेक्स्ट फाइनल हेमिकॉर्ड। देखो हेमिकॉर्ड, हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ कॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा मानते हैं इसको। लेकिन इसको आधा कॉर्डेटा मानना ठीक है कि नहीं? बिल्कुल भी ठीक नहीं। नहीं है सर, ठीक नहीं। पहले साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका नाम हेमिकॉर्डेटा रख दिया था। बाद में पता पड़ा कि गलती हो गई, कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो तो बक्कल कैविटी का ही पोजीशन था जो नोटोकॉर्ड जैसा लग रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अब हेमिकॉर्डेटा जो है इसके अंदर आते हैं टंग वर्म, एकॉर्न वर्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, हेमी का मतलब है यहाँ पर हाफ, और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड। इस तरीके से नाम रखा। बट अभी मैंने क्या बताया, इनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है कि नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं होता। नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, बक्कल, डायवर्टिकुलम, और स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट। स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं उस संरचना को,
क्या है ये बक्कल डायवर्टिकुलम, जो बक्कल कैविटी है उसका प्रोजेक्शन होता है बक्कल डायवर्टिकुलम। तो ध्यान रखना इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जो मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है, मुख गुहा, मुख गुहा का थैलेस समान प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम, ठीक है, या स्टोमोकॉर्ड, ये उपस्थित होता है। इससे गलती से क्या समझ लिया गया था, नोटोकॉर्ड, इसलिए इसका नाम है एमिकॉर्ड। क्या पहली बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसके नाम को चेंज क्यों नहीं करे बाद में? जरूरत नहीं है, चलने दो, क्या दिक्कत है, जब नाम रख दिया रख दिया। अब कि कोई नाम का अंधा, कोई आँख का अंधा होगा तो नाम में सुख रख दिया तो रख दिया, नाम चेंज थोड़ी कर देंगे। हाँ भाई वैसा ही है ना, नाम दे दिया, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया किसने, रूप कुमार, रूप कुमार नाम रख दिया उसका, और बाद में बड़ा हुआ तो कुरूप हो गया वो, तो क्या उसका नाम चेंज करके कुरूप कुमार रखेंगे क्या? नहीं ना, तो वैसे सर ये बक्कल फिर क्या लिखा है? बक्कल डायवर्टिकुलम, DIVERTI डायवर्टिकुलम, सी वाली। सर हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है मुख गुहा से बनी थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना। अभी मैं तुमको बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में, चिंता मत करो। अब इनकी आवाज की बात करते हैं सबसे पहले हैबिट। अभी डायग्राम वगैरह में देखेंगे कि कैसे दिखता है, क्या होता है। सबसे पहले आवाज की बात करते हैं, हैबिट कहां पर मिलता है? समुद्र में। हाँ, मरीन होती है, एक्सक्लूसिवली मरीन, समुद्र में होते हैं, लेकिन समुद्र में भी सामान्यतः कहां पर मिलते हैं, कोस्टल एरिया में, जो जहां पर शैलो वाटर होता है, कोस्टल एरिया, जो समुद्र तटीय एरिया होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। और क्या करते हैं, रेत में यू समान जो कैनाल होता है या बरो होता है वो बना के रखते हैं। जैसे मान लो ये रेत है, ये क्या करते हैं, इस रेत के अंदर ऐसे अपना एक यू के समान क्या करते हैं, एक कैनाल बनाते हैं। रेत के अंदर इसमें क्या है, इसमें एक कैनाल बना दिया कुछ ऐसे यू के जैसे, ठीक है। और इस बरो के अंदर ये क्या है, ये बरो है, इसको बोलते हैं बरो। बरो का मतलब खोद करके जो गड्ढा बनाया हुआ है, और इसके अंदर ये आराम से यहाँ पर इस तरीके से रह रहा होगा, यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो कहाँ पर उपस्थित होगा, मरीन यानी समुद्र में, और मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पर पानी जो है वो कम होता है, शैलो वाटर होता है, उन जगहों पर ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका एक और भी नाम है जिसे हम टंग वर्म या एकॉर्न वर्म भी बोलते हैं। जीभ के समान इनका प्रोबोसिस होता है, तो ये तो हो गई बात, तो उसका नाम रखा हुआ है, क्या इसकी खास बात है और हैबिटेट क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर जनरल फीचर्स की, जो हम सामान्य लक्षण बार-बार में पढ़ते हैं, वो फिर से तुम बता दो मुझे, इनके अंदर किस स्तर का संगठन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ठीक है। और इनके अंदर समिति कैसी होगी, सिमेट्री कैसी होगी, बाइलेटरल। बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर देखुआ में इनके अंदर कितने जनन स्तर होंगे, जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जनन। इनके अंदर बॉडी कैविटी वो कौन सी होगी, एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट, यूसिलोमेट में एंटेरोसिलोमेट, ठीक है। तो ये सारी बातें वो है जो तुम्हें पहले से ही पता है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सीधे, इनकी देखते हैं स्ट्रक्चर, इनकी संरचना। इनकी संरचना में हम 3 भाग देखते हैं। इनके अंदर मेनली क्या होता है, 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, एक होता है प्रोबोसिस, जिसे प्रोसोम भी बोलते हैं, प्रोसोम, प्रोबोसिस को हम प्रोसोम भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉलन, कॉलन को हम और क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है इसका ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक को हम मेटासोम भी बोलते हैं। ऐसे 3 पार्ट होते हैं। अब ये 3 पार्ट कैसे दिखते हैं, देखो सबसे आगे की तरफ इनका एक ऐसा शुंड जैसा होता है, प्रोबोसिस जो है वो कुछ इस तरीके से शुंड जैसा। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर इनका
ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर होती है इनकी ऐसे टेल जैसी। यहाँ पर इसका 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, एक ये वाला पार्ट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबोसिस, ये वाला पार्ट क्या है इसका, कॉलर, और ये तीसरा पार्ट अब जो भी दिख रहा है वो सारा है इसका। ऐसे संरचना होती है, 3 भाग होते हैं। अब यदि इसकी संरचना में बात करूं, उसका मुंह यहाँ पे नहीं होता इसका मुंह कहाँ पे होता है, इसका मुंह यहाँ पे होता है, यहाँ पर इसका माउथ होता है, यहाँ पर है इसका मुंह, यहाँ पर इसका कॉलर के नीचे, ठीक है, कॉलर के नीचे मतलब कॉलर के ठीक ऊपर और प्रोबोसिस के टच जहाँ पे है वहां। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये वाला रीजन जो है कुछ इस तरह से डॉर्सल साइड में फोल्ड जैसा भी बनाता है, ये डॉर्सल पार्ट है। यहाँ पर एक डॉर्सल रिज जैसी भी बनती है कुछ इस टाइप से, और इस जगह पर होते हैं बहुत सारे स्लिट्स, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें बोल देते हैं गिल स्लिट्स, बक्कल या इसको गिल स्लिट्स बोलते हैं, गिल स्लिट्स ऐसा होता है, ठीक है। तो बाहर से देखने में और यहाँ पर ही इसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जनन यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर कुछ ग्रंथियां होती हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं हेपेटिक रीजन, इसको बोलते हैं हेपेटिक रीजन, और बाकी का पूरा पार्ट जो है इसे बोल देते हैं पोस्ट हेपेटिक रीजन। और ये क्या है, ये टिप्पे क्या है, यहाँ पर टेल के टिप्पे एंगल्स। तो इस तरीके से संरचना होती है, यानी संरचना में 3 भाग, प्रोबोसिस जो कि आगे से नुकीला जैसा है, क्यों है नुकीला जैसा, यहाँ पर मसल होती है इसके अंदर, ताकि जब ये बिल बना रहा है, यू शेप का बरो बना रहा है तो रेत को पेनिट्रेट करके अपना बिल बना पाए, उन सब में हेल्प करेगा इसे कौन, प्रोबोसिस, ठीक है। कॉलर वाला रीजन है, इसके नीचे इसका माउथ, बकल कैविटी वगैरह होती है, ठीक है। और उसके बाद में इनके अंदर श्वसन के लिए क्या है, गिल स्लिट्स वगैरह बने हुए, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हेपेटिक ग्लैंड्स वगैरह होती है, इसलिए ये वाला हेपेटिक रीजन, इसके बाद में पोस्ट हेपेटिक रीजन। तो ऐसी संरचना होती है इसकी हेमिकॉर्डिक। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो भी तीनों क्षेत्रों में, यहाँ पे भी कुछ देख हुआ होगी, यहाँ पर भी कुछ देख हुआ होगी, यहाँ पर भी देख हुआ होगी, उसको हम प्रोसोमिक सीलोम, मीसोसोमिक सीलोम और मेटासोमिक सीलोम ऐसा भी बोल सकते हैं। सर वो पोस्ट के बाद क्या लिखा है सर? इसके बाद में पोस्ट के बाद पोस्ट हेपेटिक रीजन, हेपेटिक के बाद वाला पोस्ट हेपेटिक। अब क्या होता है कि क्यों आखिर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इनके अंदर ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने सोचा है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। आखिर क्यों ऐसी गलती हुई, क्यों ऐसा सोचिए? देखो, यदि मैं इसको यहाँ से क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ तो कैसा दिखेगा? ये प्रोबोसिस वाला रीजन है, और यहाँ पर कॉलर है, और फिर उसके बाद में कॉलर के बाद में पीछे वाला रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर कॉलर के ठीक नीचे ये है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो क्या देखा, ये जो बक्कल कैविटी वाला रीजन है, इस कैविटी का ही एक ऐसा प्रोजेक्शन कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो? ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां से लेकर के कहां तक, एनस तक, पूरा ऐसा ट्यूब जैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो क्या देख रहे हैं हम, ये जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी का ही प्रोजेक्शन का है ये जो ऊपर है। पहले कुछ साइंटिस्ट को लगा, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या होता है यार, नोटोकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे
कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे तुम, तो कॉर्डेटा के अंदर ऐसा तुम पढ़ोगे, इनका डायस्टल सिस्टम है, ठीक है, ये है ना से पोस्टनल टेल है, तो क्या होता है इसके ठीक ऊपर यहाँ पर नोटोकॉर्ड होता है। तो पहले कुछ साइंटिस्ट को यही लगा कि लग रहा है ये जो ऊपर ऐसा हमको दिख रहा है ये नोटोकॉर्ड, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, वो बक्कल कैविटी का ही प्रोजेक्शन था जो किसकी तरफ जा रहा है, प्रोसोम की तरफ जा रहा है या प्रोबोसिस की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए वो है बक्कल डायवर्टिकुलम, ठीक है। क्या कहते हैं बकल कैविटी का यूज क्या होगा? हाँ, बक्कल हमारे अंदर जो होता है, हमारे अंदर बक्कल कैविटी का क्या यूज होता है, खाना हम पहले मुंह में जाएगा, वहां पर मसल्स के थ्रू उसको चलाएंगे, फिर उसको पीछे की तरफ पुश कर देंगे, वही काम। तो यहाँ पर ये माउथ है इसका, माउथ ये है इसकी बक्कल कैविटी, ये है इसका बक्कल डायवर्टिकुलम। क्या नाम है बक्कल डायवर्टिकुलम का? स्टोमोकॉर्ड। इस स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। फिर क्या होता है इनके अंदर जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके प्रोजेक्शन जो बाहर की तरफ बनते हैं उसकी वजह से बन जाता है क्या, गिल स्लिट्स, कुछ इस तरह से ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो गिल स्लिट्स है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है किसका, हेमिकॉर्डेटा का। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। जो कुछ आर्टरीज वगैरह है, नर्व वगैरह है, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट होगी। हार्ट जो होता है वो यहाँ पर बना हुआ होता है, ऊपर, ठीक है, डॉर्सल साइड। तब तुमने ये समझ में आ गई ना बात? यस सर। इसमें यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर उसका बक्कल कैविटी है, फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन होगा, ये इंटेस्टाइन पूरा यहाँ पे काटेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फेरिंजियल सेल्स वगैरह। अब देखो इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, या डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट माउथ टू है ना, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट, बेटी रीजन जो अभी मैंने बताया था वहां पर क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप का है, ठीक है। सर स्टोमाकॉर्ड के बाद बगल में क्या लिखे हैं आप? ये हार्ट है इसका, यहाँ पर इसका हार्ट है, हृदय, ठीक है। देन इसके बाद में श्वसन कैसे करता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद इनके पास क्या है, गिल्स, गिल्स के द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सुप्रान्यूरल ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। एक्सक्रीशन सुप्रान्यूरल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, प्रोबोसिस वाला जो रीजन है उस रीजन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ सर्जन का काम करते हैं। यहाँ पर इनके अंदर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, ओपन की क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड, नहीं क्लोज, ओपन। सर्कुलेशन जो है वो इनका ओपन। हालांकि ये प्रॉपर ओपन टाइप का सर्कुलेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो डायग्राम बनाया उसके अंदर डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, हार्ट ये सभी प्रेजेंट होता है, बट ये ओपन कहाँ होते हैं, ओपन होते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम के अंदर। तो सर्कुलेशन जो है दैट इज नॉट एग्जैक्टली ओपन या 100% ओपन टाइप का नहीं है, ओपन क्लोज के बीच का है। लेकिन हमें तो यही बोलना पड़ेगा, कभी भी पढ़ोगे कि हेमिकॉर्डेटा में सर्कुलेशन कैसा होता है, तो ओपन टाइप का होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और सुनिए, एक्सक्यूज मी सर, बंद प्रकार का दिया है, बंद प्रकार का दिया है कि एनसीईआरटी में, यस सर, यस सर, एक्सक्यूज मी सर, चलो इसको खुले प्रकार का खोल दो जरा एनसीईआरटी में भी। हाँ बच्चे, एक्सक्यूज मी सर, सर you have written supraneural gland, हाँ बच्चे, so that is correct. सर थोड़ा साइड हटोगे क्या? हाँ बच्चे, एक्सक्रीशन के लिए सुप्रान्यूरल ग्लैंड्स जो वो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। क्या कुछ और भी पढ़ा तुमने? No sir, thank you.
ठीक है, तो सर्कुलेशन जो होता है वो ओपन टाइप का हो जाएगा। देन इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इनडायरेक्ट। और लार्वा कौन सा होता है इनके अंदर? कॉर्नेलिया। इनके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी और वो लार्वा हो सकता है या तो टॉर्नेलिया लार्वा या फिर बाइपिनेरिया लार्वा। लार्वा के कौन सा होगा? टॉर्नेलिया या बाइपिनेरिया लार्वा। ठीक है सर, सबका लार्वा लर्न करना पड़ेगा क्या? देखो, जितने लार्वा पे नॉर्मली तो क्वेश्चन नहीं आते, बट एक बार रीड कर लेना, जो कॉमन नेम्स आ रहे हैं ना उनको रीड कर लेना बस। एनसीईआरटी में इसी बस का लार्वा दिया है सर। हाँ सर, ये तो जानते हैं कि किसमें लार्वा होता है, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर इनडायरेक्ट के बाद क्या लिखे हैं आप? क्या चीज? इनडायरेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा? नर्वस सिस्टम इनका जैसा तुम इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ रहे थे वैसे ही होगा। ठीक है, ये जो सुप्रा न्यूरल ग्लैंड्स वगैरह होते हैं इन्हें हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलस प्रोबोसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो तो ये सारी बातें समझ में आ गई। सारे सिस्टम कैसे हैं, रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स। मेन एग्जांपल बैलेनोग्लोसस। कौन आता है इसके अंदर? बैलेनोग्लोसस। नेम क्या बोले सर? टंग बाउंड बोलते हैं। और एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में क्या दिया है? सेपोग्लोसस भी दिया है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ना, बैलेनोग्लोसस, सेपोग्लोसस, रेप्टोप्लूरा जो है वो भी होता है, रेप्टोप्लूरा। सर बोलो बच्चे। सर ये टंग वर्म कैसे दिखता है? टंग जैसा दिखता है, इनका जो एंटीरियर पार्ट है वो ऐसा है, टंग जैसा, इसलिए जो एंटीरियर पार्ट है वो टंग जैसा है, इसलिए टंग वर्म। ठीक है ना? चलो, तो ये तो हो गया हमारा नॉन कॉर्डिका वाला क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हुआ। नॉन कॉर्डिका सर इसके तंत्रिका तंत्र में गैंग्लियन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? यस, बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र जो है वो बिल्कुल कैसा होगा, जैसे अभी मैंने तुमको उसका बताया था कॉकरोच का, कि एंटीरियर रिंग होगी नर्व रिंग प्रोबोसिस वाले रीजन में, उस नर्व रिंग के ऊपर ही होती है ग्लोमेरुलस, इसलिए हम उसे सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगा, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो प्रेजेंट होगा। तो वैसे ही होता है जैसा किसी भी इनवर्टिब्रेट में। ठीक है सर, नर्व कट हमेशा वेंट्रल साइड पे ही होता है क्या? नॉन कॉर्डेट्स का फीचर है। कॉर्डेट्स के अंदर है डॉर्सल, हम लोगों के अंदर डॉर्सल है। ठीक है ना? हाँ। सर इनमें जर्मिनल विंग्स कहाँ होती है? क्या क्या? जनन पंख। जनन पंख रिप्रोडक्टिव, ये वाला जो पार्ट था बच्चे, यहाँ पर कैसा, ये इस तरीके से होल्डिंग जैसी थी, और यहाँ पर ही क्या थे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स लगे हुए थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? जनन पंख बोल देंगे, जनरल विंग्स, जर्म विंग बोल देंगे। ठीक है, चलो अब कॉर्डिका का देखो। नेक्स्ट फाइलम कॉर्डिका, मोस्ट एडवांस टाइप के पैलियोसीन एरा जो है उस टाइम पे ये ज्यादा मतलब इवॉल्व हुए। और कॉर्डेटा जो है बच्चों, उनके अंदर जब हम टिपिकल फीचर्स देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी फीचर्स हैं जिनकी बेसिस पे, अच्छा कॉर्डेटा किससे इवॉल्व हुए? कॉर्डेटा जो है उनके एंसेस्टर यदि मैं पूछूं तो सीरियसली कौन होंगे? हेमिकॉर्डेटा।
हेमिकॉर्डेटा का लार्वा, यस बिल्कुल सही। जो कॉर्डेटा होते हैं वो इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा के जो लार्वा होते हैं उनसे सिमिलरिटी शो करते हैं। मतलब इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं जो लार्वा है वो डेवलप होने लग गया। लार्वा जो है उसके अंदर क्या हुई, पीडोजेनेसिस या रिप्रोडक्शन की पावर आ गई कि लार्वा जो है वो डेवलप हुआ, वो रिप्रोडक्शन करने लगा। तो क्या हुआ, जो एडल्ट बॉडी थी उसके कंपैरेटिवली लार्वा से आगे जो डेवलपमेंट हुआ वो ज्यादा एडवांस हो गया और उससे क्या बने कॉर्डेट, यानी कॉर्डेट का इवोल्यूशन हुआ है बाय द लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा जो है वो काफी कुछ मिलते जुलते होते हैं किससे, अर्ली कॉर्डेट से। ठीक है, तो कॉर्डेटा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होंगे, इनके अंदर सबसे पहले आप स्पेशल या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फीचर की बात करते हैं। डिफाइनिंग फीचर और कॉर्डेटा के अंदर कौन सी फीचर है जो मोस्ट एक्सक्लूसिव है, मोस्ट एक्सक्लूसिव, जो इन्हें डिफरेंशिएट भी कर रहा है और सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट भी कर रहा है। बताओ क्या है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड और दूसरा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और क्या चीज, और भी कुछ होता है क्या इनके पास? इनके पास पोस्ट या पहले फेरेंजियल गिल सेल्स, फेरेंजियल गिल सेल्स ये भी एक डिफाइनिंग फीचर्स में से है। एंड पोस्ट एनल टेल। अब हो सकता है ये फीचर जो है वो तुम्हें एडल्ट कॉर्डेट में देखने को ना मिले, लेकिन लाइफ स्टेज में कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट होगा। यदि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट एक टिपिकल कॉर्डेट कैसा होता है, देखो डायग्राम के थ्रू। सपोज ये माउथ है, इसका इंटेस्टाइन है, इसका एनस है। हेलो सर जी, हाँ आप प्रेजेंस लिखे हैं ना? हाँ प्रेजेंस। सर जी प्रेजेंट और प्रेजेंस में क्या अंतर होता है बताइए ना। प्रेजेंस का मतलब उपस्थित होना, प्रेजेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित और प्रेजेंस का मतलब उपस्थित होना। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये होता है माउथ, इसका ये है इसका एनस, ये है इसका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या गट भी बोल सकते हैं इसे। अब इसके अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है, इनके अपर पार्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? ये है इसका माउथ, ये है इसका गट यानी आंत, ये है इसका एनस। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है पृष्ठ सतह पर हम ऐसा देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने जो एंड्रोलॉजी पढ़ी है, एंड्रोलॉजी पढ़ी है, वहां पे पढ़ा था डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का निर्माण कैसे सर जी इसी को हिंदी में बताइए तो सर, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड को। इसको बोलेंगे पृष्ठ खोखला तंत्रिका रज्जु। पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु। डॉर्सल का मतलब पृष्ठ, हॉलो का मतलब खोखला, नर्व तंत्रिका कॉर्ड। दूसरा डिफाइनिंग फीचर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के नीचे बीच में यहाँ पर उपस्थित होता है एक ट्यूब के समान संरचना
या एक कॉर्ड के समान संरचना, रज्जु के समान संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता है, समझ गए? अब इनके अंदर नॉर्मली हार्ट जो होता है वो वेंट्रल होता है। अब इनके अंदर हार्ट जो होगा, जो भी एडवांस फीचर होंगे उनमें हार्ट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, अधर सतह पर होगा। हम यहाँ मेन फीचर की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, पोस्ट एनल टेल, पश्चगुदा पुच्छ, पश्चगुदा पुच्छ, ठीक है? तो इस टाइप की संरचना होती है। फेरिंक्स, कई बार क्या होता है, फेरिंक्स की जो वॉल होती है, फेरिंक्स की वॉल ऊपर की तरफ, जैसे मान लो ये बॉडी की अपर सरफेस है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब है, तो एक ट्यूब ये वाली हो गई, और उसके अंदर दूसरी ट्यूब जो है वो कौन सी हो गई, गट की ट्यूब हो गई, इंटेस्टाइन की ट्यूब, थोड़ी सी जगह दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन निकलता है, और प्रोजेक्शन जाकर के फ्यूज जाते हैं किससे, बॉडी की वॉल से। यानी ऐसा समझो कि एंडोडर्म, यहाँ की जो एंडोडर्म है, सपोज ये वाला पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन वाला है, गट वाला है, फेरिंक्स है ना, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं और वो जाकर के ऊपर टच हो जाते हैं, किससे टच हो जाते हैं, एपिडर्मिस से, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ स्लिट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। ये जब ऊपर जाकर के मिल रहा है तो क्या होगा, छेद बन गए। ये वाला पोर्शन जो है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल ग्रसनी, फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी, और गिल स्लिट्स, गिल्स तो गिल से होता है ना, क्लोम होता है, क्लोम, गिल्स को बोलते हैं क्लोम। तो ग्रसनी क्लोम दरारें जो है वो बन जाती है। कैसे बनी, एंडोडर्म जो है किसका, ये वाली लेयर जो है वो एंडोडर्म होती है, हमारे आंखों के अंदर जो सबसे अंदर वाली लेयर है जो एंडोडर्म होती है। तो एंडोडर्म जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाता है और जाके मिल जाता है किससे, एक्टोडर्म से, एपिडर्मिस से दरारें बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोल देते हैं हम ग्रसनी क्लोम दरारें। क्लियर हो गया बात सबको? यस। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में हमें वो दिख रहा है, मान लो इस तरीके से। तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है उनका प्रेजेंट होना भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, बॉडी का, गिल स्लिट्स। तो ये तो एक टिपिकल एक डायग्राम में मैंने समझाया कि कॉर्डेटा के अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है? ये चारों डिफाइनिंग फीचर है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। इनके अलावा और भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो हम देखेंगे। अच्छा, एक बार वापस से मैं तुमको थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट पे क्लियर कर देता हूं। नोटोकॉर्ड के बारे में तुमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था नोटोकॉर्ड, याद है क्या? जर्मिनल डिस्क जो था उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि नीचे वाली लेयर जो है एंडोडर्म था, यहाँ पर मेसोडर्म था, और सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर एक्टोडर्म था। इस टाइप से डेवलप हुए थे ट्रिप्लोब्लास्ट, 3 जब लेयर बनी थी। याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा था ह्यूमन के अंदर, भ्रूण का एस्ट्रोब्लास्टिस। यस सर। उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर यहाँ से ये ऐसे प्रोजेक्ट होकर के अंदर की तरफ ऐसे एक इसी तरह का एक ट्यूब जैसा बना दिया था मेसोडर्म। ये क्या है, ये जो बना यही है इसका नोटोकॉर्ड। यानी नोटोकॉर्ड का निर्माण किससे होता है, कौन से, मेसोडर्म। एंडोडर्म से नहीं, एंडोडर्म तो सिर्फ फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है, बनाया तो इसे मेसोडर्म ने, ठीक है? तो नोटोकॉर्ड का निर्माण जो है वो मेसोडर्म से होता है। नोटोकॉर्ड का क्या काम है, नोटोकॉर्ड का क्या काम होगा भाई, जब ये इस टाइप का कॉर्डेट डेवलप होता है स्टार्टिंग में, अब क्या है, बॉडी तो एंटीरियर पोस्टीरियर इस तरीके से लंबी सी है, अब इसकी बॉडी को सपोर्ट चाहिए ना, तो इनिशियली सपोर्ट देने के लिए उस टाइम पे तो कार्टिलेज बोन वगैरह बन नहीं रहा है, अभी कार्टिलेज बोन वगैरह तो है नहीं, तो क्या हुआ, ये मेसोडर्म की सेल में मिलकर एक रज्जु बनाया, एक कॉर्ड बनाया, और उस कॉर्ड के अंदर जो सेल थी उनमें काफी ज्यादा वैक्यूलाइजेशन होता है, मतलब उनके अंदर रिक्तिका वगैरह जो है ना वो काफी सारी होती है, और जो फ्लूइड है वो भरा होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेच रहता है या टाइट रहता है। तो क्या कर रहा है, ये उस अवस्था
कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियरली सपोर्ट देने के लिए बना है क्या, नोटोकॉर्ड। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने लगा तो फिर सपोर्ट देने के लिए इससे भी मजबूत संरचना बन गई क्या, अस्थि और उपास्थि। वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक्तक, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक्तक। इसका मतलब क्या हुआ, फिर नोटोकॉर्ड से और मजबूत संरचना बन गई, तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया किससे, बोन या कार्टिलेज से। ठीक है, बोन या कार्टिलेज से वो रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मल होता है, ध्यान रखना। और इसका काम क्या है, इसका काम है इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। समझ गए? यस सर। यस सर। सर ये मेसोडर्म कैसे रहता है, एक बार बताइए ना। मेसोडर्म जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, क्या होता है, ये एंडोडर्म जो है उसमें ऐसे फोल्डिंग बनती है, एंडोडर्म तो हो जाते हैं फ्यूज, और ऊपर वाली मेसोडर्मल टिश्यू जो है वो उसको क्या कर देती है, पूरा का पूरा एक सेल का गुच्छा बना देगी रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इस तरीके से मेसोडर्मल एक ट्यूब जैसी संरचना बन जाती है, और वो उसकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। अर्ली स्टेज में हमारे अंदर भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि प्रेजेंट तो रहेगा, अब या तो पूरी लाइफ प्रेजेंट रहे, कुछ टिपिकल कॉर्डेट है उनके अंदर पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है, और नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा है तो उसके अंदर पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ जो कॉर्डेट्स हैं या हमारे जैसे जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना? यस। बात हो गई नोटोकॉर्ड के बारे में, सबको समझ आ गई, इतनी बात पता होनी चाहिए। हालांकि हमने ये चीजें जो है वो लगभग पढ़ी थी जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उस टाइम पे कि मेसोडर्म से बना है और इस तरीके से बना है। अब दूसरी बात करते हैं न्यूरल, जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है इसकी, ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, वो हमने कैसे देखा था, हमने देखा था कि जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म की सेल से लॉन्ग होती थी, और ये एक्टोडर्म जो है वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड बनाता है, फोल्ड बना करके कुछ इस तरीके से इसको हम न्यूरल क्रिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये यहाँ से, ये तो हो गया हमारा डिटैच, अंदर आ गया कुछ एक्टोडर्म का ट्यूब जैसा। यहाँ पर क्या है, ये सारा मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और यहाँ पर बना हुआ है क्या, ये क्या है बताओ, इससे अंदर की तरफ जाने के बाद में ये बना थी मेसोडर्म से, ये क्या है, ये तो है नोटोकॉर्ड, ये क्या है, ये है न्यूरल ट्यूब बोलते हैं या नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड जो है उसका ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्म से। नर्व कॉर्ड जो है ये किससे बनेगा, ये बनेगा एक्टोडर्म से। ये कुछ ध्यान रखने वाली बात होगी, नर्व कॉर्ड एक्टोडर्म से बनता है और नर्व कॉर्ड जो है वो मेसोडर्म से बनता है। अब यहाँ पर अब ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं अलग अलग तरीके से डेवलप हो गया, हमारे अंदर काफी ज्यादा डेवलप नहीं, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है वो इससे ही डेवलप हो जाता है। समझ गए क्या? ये देखते गिल स्लिट्स आगे ना समझ में, गिल स्लिट्स मैंने अभी तुमको बताया डिटेल में कि कैसे बकोफेरिंजियल वॉल जो है, फेरिंक्स की जो वॉल है वो ऊपर की तरफ फोल्डिंग बनाती है और एक्टोडर्म से जाकर के या एपिडर्म से जाकर के जुड़ जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने देखा। और पोस्ट एनल देख लो यहाँ पे एनएस के पीछे भी कुछ पार्ट जो होता है टेल का वो प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। आपको बच्चा ये मत बोलना कि सर हमारे अंदर तो नहीं है, तो ये मत बोलना कि हमारे अंदर तो नहीं है। क्या एम्ब्रियो स्टेज में था? यस, कुछ के अंदर एज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये होगा हमारे कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इतनी बातें क्लियर हो गई? देखो इस चैप्टर के अंदर में ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे ना नीट में तुम्हारे, वो इस टाइप के टॉपिक्स हैं जो जनरल हैं, जिनके अंदर ना बहुत जनरल बातें कर रहे हैं हम, बहुत एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डीप में उसके बारे में कर रहे हैं, बट जनरल फीचर्स की को डिस्कस करें तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एनिमल किंगडम में पूछे जाते हैं। देखो इसके बाद में अदर फीचर्स की बात। सर जी इसमें मेनली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं ना, जो एनसीईआरटी में दिए हैं उतने एग्जांपल, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हें ना जनरल कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि ऐसा आ जाएगा कि कॉर्डेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स इन द फीचर ऑफ और इन हैविंग, तो ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा, तुम्हें ढूंढना होगा कि कौन सा इसमें प्रेजेंट है कौन सा नहीं है।
किसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो है वो किसकी डॉर्सल होती है, किसकी वेंट्रल होती है, ये पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएंगे और एग्जांपल जो आते हैं वो मोस्टली 99.9% एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी की। अभी रिसेंट ट्रेंड तो ये है, हमारे टाइम पे तो कुछ भी पूछ सकते थे, ठीक है। हमारे टाइम पे तो पूछते थे कि बताओ एरिस्टोटल स्लेंटर क्या है, ये भी पूछते थे। चलो देखो अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो हार्ट है वो पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण का मतलब कैसा होता है, बंद प्रकार का, क्लोज टाइप, मोस्टली क्लोज टाइप, मोस्टली क्लोज टाइप, कुछ ही एक्सेप्शन है, बाकी मोस्टली क्लोज टाइप। मोस्टली लिखना जरूरी है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो कहां पर होता है, अधर सतह पे, वेंट्रल, और डिफरेंट, किसी में 2 चैम्बर हो सकता है, किसी में 3 चैम्बर हो सकता है, किसी में 4 चैम्बर हो सकता है, किसी में सिंगल ट्यूबुलर हार्ट भी होता है, ठीक है। तो ऐसा सर्कुलेशन। देन रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन अब डिफरेंट के अंदर अलग टाइप से हो सकता है, जैसे जैसे गिल्स के थ्रू होगा, किसके अंदर, जो भी पानी में रहते हैं उनके अंदर, जो जमीन पर रहते हैं उनके अंदर लंग्स के थ्रू होगा, कुछ में क्यूटेनियस भी होता है, ठीक है। फ्रॉग के अंदर या बकोफेट में, लेकिन लिंग्स और गिल्स और लंग्स जो है इनके थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, और ज्यादा डेवलप, मोर डेवलप। नॉन कॉर्डिएट से हम बात करें तो क्या डिफरेंस होगा, नर्व कॉर्ड का कोई डिफरेंस होगा क्या, खोखला होगा, खोखला तंत्रिका होगा। डॉर्सल साइड होगा, बिल्कुल सही, और डॉर्सल डॉर्सल में डॉर्सली, डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, डॉर्सल साइड में हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि हम बाकी में देख रहे थे वेंट्रल साइड में था। इसके बाद इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज्यादा डेवलप होगा क्या, यस, हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कौन सा होगा, या तो प्रोनेफ्रिक, इसी के अंदर मीजोनेफ्रिक, और या फिर मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होगी। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो एक्सक्रीशन ऐसे अलग-अलग टाइप का हो सकता है। और कौन सा सिस्टम है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सर, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट माउथ टू एनस, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें सर पाचन बाहर होगा ना, हाँ यस, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसा हम लोगों में होता है उस टाइप से। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर जो सेल्स है इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं और पाचन जो है वो आप करते हैं गट की ल्यूमेन में होता है, आंत्र के जो ल्यूमेन है गुहा बनी हुई है उसके अंदर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय कोश के पाचन होगा। जनन तंत्र, अब मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल भी मिलेंगे, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मे बी बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कुछ भी हो सकता है इनके अंदर, किसी में इंटरनल, किसी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस होते हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं, ऐसे अलग-अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में बहुत सारा वेरिएशन दिखेगा, बट मोस्टली हम देखते हैं लार्वा स्टेज जो है वो मोस्टली एब्सेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट भी होगा। और यदि कॉडेट्स के अंदर जो लार्वा होते हैं उन लार्वा को मोस्टली किस नाम से बुलाते हैं, कॉडेट्स के लार्वा, कॉडेट्स का एक लार्वा का नाम सुना होगा, कौन सा, टेडपोल। हाँ सर यस सर, इसमें क्या लिखा है यस सर, है ना। तो टेडपोल लार्वा जो है वो हो सकता है, लेकिन सब नहीं होता, बहुत कम होता है, लार्वा में भी प्रेजेंट,
लार्वा हो सकता है। हेलो सर। हेलो सर। सर एक्सक्रेशन में क्या क्या लिखा है बताइए ना, दिख नहीं रहा अच्छे से। मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें यदि हम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो तीन टाइप के होते हैं। प्रोनेफ्रिक जो अर्ली ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उनसे एडवांस में मीजोनेफ्रिक और हम लोगों में मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है। तो प्रोनेफ्रिक हो सकता है, मीजोनेफ्रिक हो सकता है और मेटानेफ्रिक किडनी उपस्थित हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हुए जनरल फीचर्स। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन। कोऑर्डिनेट के क्लासिफिकेशन ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेट को क्लासिफाई करो तो मेनली दो टाइप के दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इनको। कोऑर्डिनेट को दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक इनिशियल वाले, एक अर्ली वाले, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेट्स या प्रोटो कोऑर्डिनेट, और जो एडवांस है उन्हें हम बोलते हैं यू कोऑर्डिनेट। प्रोटो कोऑर्डिनेटा और यू कोऑर्डिनेटा में यदि हम मेन डिफरेंस देखें तो मेन डिफरेंस होता है कि प्रोटो कोऑर्डिनेटा के अंदर ये जो ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स, ये क्रेनियम है हमारा। क्रेनियम में कौन कौन सी बोन? ये ऊपर वाली जो स्कल बोन है वो, और नीचे यानी हमारे आइस के ऊपर की तरफ जो है वो वाली बोन। तो वो सारा मिलके एक ब्रेन बॉक्स बनाता है, ब्रेन केस बनाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, नीचे की तरफ एथमॉइड और स्फिनॉइड, ऐसे सब बोन होते हैं। तो वो सब मिलकर के क्या करते हैं? वो सब मिलकर के क्रेनियम बना रहे हैं, ब्रेन बॉक्स बना रहे हैं। तो जिनके अंदर वो ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है और जिनके अंदर नहीं है वो प्रोटो कोऑर्डिनेटा है। ब्रेन क्रेनियम एब्सेंट है, ब्रेन नहीं, क्रेनियम एब्सेंट है। तो क्रेनियम एब्सेंट है तो क्या मैं इसे एक क्रेनियटा बोलूं क्या? एक क्रेनियटा। और यदि क्रेनियम प्रेजेंट है तो फिर मैं इसे बोल देता हूं क्रेनियम। एक क्रेनियटा और क्रेनियटा ऐसे दो टाइप। ठीक है, अब एक क्रेनियटा के अंदर जिनके अंदर ब्रेन नहीं है वो प्रोटो कोऑर्डिनेट जो है दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक होते हैं यूरो कोऑर्डिनेटा और या फिर होते हैं सिफेलो कोऑर्डिनेटा। यूरो कोऑर्डिनेटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा जो है इनके अंदर जो सब फाइलम आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा वर्टिब्रेटा। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखना। यूरो कोऑर्डिनेटा नाम से पता लग गया, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। यूरो वर्ड जो है वो टेल से रिलेटेड होता है। यूरो का मतलब है पूंछ, कोऑर्डिनेटा का मतलब रज्जु की। ठीक है, कोऑर्डिनेटा रज्जु की। यूरो कोऑर्डिनेटा यूरो टेल में, यानी इनके पूंछ में यदि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? यूरो कोऑर्डिनेटा। यानी इनके अंदर होता क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन पूंछ में यदि उपस्थित है तो यूरो कोऑर्डिनेटा है। और सिफेलो कोऑर्डिनेटा के अंदर कहां पर होगा? सिर से पूंछ तक, एकदम एंटीरियर एंड से लेकर के टेल, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। अब हालांकि प्रॉपर डिस्टिंक्ट हेड तो नहीं, लेकिन जो एंटीरियर एंड है, हेड बोल रहा हूं मैं उसको, वहां से लेकर के टेल तक पूरा का पूरा लॉन्ग नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है सिफेलो कोऑर्डिनेटा के अंदर। अब इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ऐसे में यूरोकॉर्ड एंड सिफेलो। ठीक है, देन वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट है पहली चीज को, और दूसरा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डेवलप हो जाता है। किसी के अंदर कार्टिलेजिनस होगा, बहुत ही इनिशियल टाइप का होगा, किसी के अंदर हमारी तरह फुल्ली डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम होगा, तो वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रल फाइलम वर्टिब्रेटा सब फाइलम को फिर से हम दो
पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? अब वर्टिब्रेट के अंदर या वर्टिब्रेट से नॉन वर्टिब्रेट, तो जॉ प्रेजेंट है या फिर जॉ एब्सेंट एब्सेंट है ना। यदि जॉ एब्सेंट है तो क्या बोलोगे? नॉन वर्टिब्रेट। एक ग्नैथोस्टोमी, इग्नथ इसके अंदर कौन से आते हैं? जॉलेस फिशेस जो होती है वो आ जाती है, जॉलेस फिशेस टोमेटो वो आ जाती है। और होगा ग्नैथोस्टोमेटा जो है, ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथा वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? ग्नैथा वर्ड जो है वो जॉ से रिलेटेड है। तो जिनके पास जॉ नहीं है वो क्या हो जाएंगे? वो एक ग्नैथोस्टोमेटा हो जाएंगे। और जिनके पास जॉ, यानी यहाँ पर क्या है? जॉ एब्सेंट। और साइक्लोडर्मी ये सब आ जाता है। साइक्लोस्टोमेटा और जॉ मतलब जॉ, जबड़ा हमारा ये जॉ है, जबड़ा। जिसके पास जबड़ा नहीं है वो एक ग्नैथोस्टोमेटा, और जिसके पास जबड़ा है वो ग्नैथोस्टोमेटा। जॉ अब जिनके पास जॉ नहीं है उसमें यदि हम बात करें तो इसके अंदर दो क्लासेस आ जाएंगे, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर दो क्लासेस आ जाएंगे, कौन कौन से? ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नैथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ है उसके अंदर दो क्लासेस आ जाएंगी। कौन कौन सी दो क्लासेस आ जाएंगी? एक आ जाएगा स्पाइसिस टेट्रापोड्स एंड टेट्रापोडा, स्पाइसिस एंड टेट्रापोडा। ठीक है। अब हालांकि ये साइक्लोस्टोमेटा भी मछलियों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा जो होंगे उनके अंदर हम क्या देखते हैं कि जॉ एब्सेंट होता है, और स्पाइसिस जो होंगे उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर जॉ प्रेजेंट होंगे। टेट्रापोडा में भी जॉ प्रेजेंट होगी। ये क्या है? एक क्लासेस के नाम, ये जो मैंने लिखा ये क्लासेस। इस लेवल तक ही हमको पढ़ना, मतलब हमारे सिलेबस में नॉर्मली यदि हम बात करें तो कोर्डेटा में क्लास लेवल तक है, हमको इन सब क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये जो दो है इनकी सब क्लासेस के बारे में भी पता होना चाहिए। स्पाइसिस के अंदर दो सब क्लासेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से? एक होता है कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रिया। और टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं? यहाँ पे कौन कौन आते हैं? एम्फीबिया रेप्टाइल यस, रेप्टाइल एविस एमेलिया टीलिया। एविस एंड ये है प्रॉपर क्लासिफिकेशन। समझिए क्या? एक बार वापस से रिपीट करूं क्या? कोर्डेटा इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट है, वो मेन फीचर हमने बात की थी वो प्रेजेंट है। सर एक बार हिंदी में बता दो ना पूरा। कोर्डेटा जो रज्जु की जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक होता है यूकॉर्डेटा। इनको हम एक रेनिटा एक रेनिटा बोलते हैं। हिंदी में भी मुझे लगता है यही सेम वर्ड ही यूज किए होंगे इनमें, क्योंकि तो नाम है ना तो ऐसे ही, एक रेनिटा और ये क्रेनिएटा। ठीक है। अब इसके बाद में जो एक रेनिएटा है जिनके पास स्कल ब्रेन केस नहीं है या क्रेनियम नहीं है, वो दो टाइप के हैं, या तो यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है? टेल वाला जो पोर्शन है लार्वा में वो टेल ऑफ लार्वा भी समझ लो, ये टेल ऑफ लार्वा। यानी ये जो हम बोल रहे हैं ना कि यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर होते हैं ना वो इसमें आता है हार्डमानिया होता है। कौन आते हैं यूरोकॉर्डेटा में? एग्जांपल इज हार्डमानिया, एसिडिया, साल्पा। ठीक है। तो
डोलियोलम। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं किसके अंदर, यूरोकॉर्डेटा के अंदर। अब जैसे हटवाने की बात करें तो एडल्ट देखोगे ना, तो एडल्ट तो एक जगह पे ऐसे फिक्स टाइप का होता है, पूरे सब ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, जमीन बहुत ही रिड्यूस टाइप का। लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो लार्वा वैसा होता है जैसा डायग्राम में बताया, लार्वा कुछ ऐसा, ये लार्वा है इसका। तो हर्टमानिया का जो लार्वा है उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगा वो कहां पर होगा, नोटोकॉर्ड यहां पर तेल में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, यूरोकॉर्डेटा, लार्वा के तेल में प्रेजेंट होता है। देन सिफेलोकॉर्डेटा की यदि हम बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है उसके अंदर कहां पर होगा, ब्रेन के अंदर होगा, ब्रेकियोस्टोमा, स्टोमा जो है वो इसके अंदर आता है। तो ब्रेन सॉरी ये जो हेड वाला पोर्शन होगा इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा। तो जो अभी टिपिकल डायग्राम बनाया था ना मैंने, यहां से लेकर के यहां तक नोटोकॉर्ड होता है सिफेलोकॉर्डेटा, टिप से लेकर के एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। देन इसके बाद में यू कॉर्डेटा या क्रेनिया का ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम जो है वो उपस्थित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, सबफाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के अंदर जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियम है, उसमें भी दो कैटेगरी आती है, या तो जॉ एब्सेंट होता है या फिर जॉ प्रेजेंट होता है। जॉ एब्सेंट होगा ऑस्ट्रेकोडर्मिक, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकोडर्मिक के मेंबर जो है वो एक्सटिंक्ट है, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे हम इसके अंदर, मिक्सिन, हैगफिश, ये सब आते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। देन उसके बाद में ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर सुपर क्लास में आता है पाइसिस। कई बार जब तुमने अभी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो उस टाइम पे तुमने पाइसिस जो है उसको तुमने क्या पढ़ लिया था कि पाइसिस जो है वो क्लास है, लेकिन पाइसिस क्लास नहीं था, पाइसिस क्या होता है, सुपर क्लास होता है। और टेट्रापोडा जो है वो भी सुपर क्लास, ये दोनों सुपर क्लास। तो इनकी क्लासेस क्या होंगी, पाइसिस के अंदर आते हैं प्लेकोडर्मिक, प्लेकोडर्मिक के मेंबर एक्सटेंट थे इसलिए मैंने नहीं बता दूंगा, शायद हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, और कॉन्ट्रियोप्टिस और ऑस्टिक्टिस, ठीक है, ये आते हैं पाइसिस के अंदर। और टेट्रापोडा में अफ्रीकन रेप्टाइल्स और ममेलिया आते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। तो अब नेक्स्ट जो है वो यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा एक तरीके का यूरोकॉर्डेटा, देखो यूरोकॉर्डेटा के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करते हैं, यूरोकॉर्डेटा नाम रखा हुआ है किस बेसिस पे, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट in tail of larva, लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। हैबिटेट यूरोकॉर्डेट्स कहां पर मिलेंगे बताओ, मरीन, मरीन, समुद्री जल में होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन। और कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल एडल्ट। तो जो एडल्ट होगा वो कैसा होगा, सेसाइल होगा। सेसाइल का मतलब स्थानबद्ध, एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है। और ये जो मतलब सेसाइल इसका एडल्ट है, इसकी सिमेट्री देखें तो सिमेट्री जो है वो प्रॉपर होती नहीं है, ठीक है। बट लार्वा के अंदर जब हम देखें तो सिमेट्री कैसे होगी, बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं लार्वा is more advanced, so typical features of chordata, chordata के typical features जो है वो लार्वा में उपस्थित होते हैं। लार्वा जो है इसका अधिक विकसित होता है, इसके अंदर जो कॉर्डेट के फीचर्स हैं वो सारे किसके अंदर होंगे, लार्वा के अंदर, और एडल्ट में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, ये जो एडल्ट है, क्या एडल्ट है उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है क्या,
एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है क्या? यस, नोटोकॉर्ड यस ध्यान रखना, इनका एडल्ट जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अभी एडल्ट जो होगा उसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, जो एडल्ट होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ससाइल है, एक कवरिंग होती है। हार्ड किसकी कवरिंग होती है? ट्यूनिसिन की कवरिंग होती है, इसलिए इसे हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्यूनिकेट्स। तो बोलते हैं ट्यूनिकेट्स, यहाँ पर ट्यूनिसिन कवरिंग इज प्रेजेंट। ये ट्यूनिसिन क्या होता है जानते हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ट्यूनिसिन। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि सेलुलोसिक कवरिंग जो है वो प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है, प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर है उनकी सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ना। लेकिन यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के जो एडल्ट है उनके ऊपर ये जो ट्यूनिसिन होता है इसके जैसा होता है, ये सेलुलोज ही एक तरीके से सेलुलोज है ना। सेलुलोज जैसा एक पदार्थ है जिसकी एक लेदरी कवरिंग जो है वो बनी होती है किनके ऊपर? यूरोकॉर्डेट्स के एडल्ट के ऊपर। इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिसिन। इसीलिए यूरोकॉर्डेट्स का नाम क्या रख देते हैं? ट्यूनिकेट्स नाम रख देते हैं। क्लियर हो गई बात? इनके अंदर यदि हम बात करें एडल्ट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो किस टाइप का होगा? ओपन की क्लोज? ओपन सर्कुलेशन। सर जी एडल्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए ना। एडल्ट को बोलेंगे वयस्क। क्या? इन ऑर्गेनिज्म में इसकी बात कर रहे हैं, लार्वा से वयस्क बन रहा है। वयस्क। लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वयस्क के अंदर तो क्या बोलोगे? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। सर इसको हिंदी में निर्मोचन बोलते हैं क्या? तो ये मेटामॉर्फोसिस जो होता है यहाँ पर, ये किस टाइप का होता है? ये होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? बढ़िया से खराब की तरफ जाना रेट्रोग्रेसिव, खराब से अच्छे की तरफ जाना प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्योंकि लार्वा जो है उसके अंदर एडवांस कैरेक्टर है, एडल्ट जो है उसके अंदर कैसे कैरेक्टर है? उसके अंदर कम एडवांस कैरेक्टर है। क्योंकि देखो कैसा है इसका एडल्ट जो है, एक तो स्थानवर्धक है, दूसरा नोटोकॉर्ड नहीं है, ट्यूनिसिन की कवरिंग है, ओपन सर्कुलेशन है। तो ऐसे कैरेक्टर सारे मोस्टली जो पुराने कैरेक्टर से वैसा है। और इसका लार्वा जो होता है उसके अंदर एडवांस कैरेक्टर, उसके अंदर नोटोकॉर्ड भी है, उसके अंदर पूरा माउथ टू एनस जो है सिस्टम भी डेवलप्ड है। तो इस वजह से क्या होता है? इसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का हुआ मतलब हुआ कि विकसित लार्वा से अल्प विकसित वयस्क का बनना। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ? विकसित लार्वा से कम विकसित वयस्क का बनना। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो मेन फीचर को समझ में आ गया सबको? क्या क्या मेन फीचर समझ में आया? कि यहाँ पर सर हेलो सर जी, साइड होते हैं, नोटोकॉर्ड एडल्ट में एब्सेंट होता है, एडल्ट एक जगह पर रुका हुआ होता है, उसके ऊपर सेलो समान पदार्थ ट्यूनिसिन का लेदरी कवरिंग जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे अभी। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। थोड़ा सा फीचर देख लो। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? मोस्टली बाइसेक्सुअल। जन्म तो कौन कर रहा है? एडल्ट ही कर रहा है, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। लेकिन बाइसेक्सुअल होने का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि स्वनिषेचन होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने गैमेट बना करके पानी में रिलीज कर देता है। ये अपने गैमेट बना करके क्या करेगा? पानी के अंदर रिलीज कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। बाह्य निषेचन होता है।
और किस टाइप का इनिशिएशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर इनिशिएशन होगा। रिप्रोडक्शन कैसा? मोस्टली बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर सामान्यतः, और परिवर्तन कैसा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट 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 डेवलपमेंट, और यहाँ पर लार्वा जो है हम टेट्रोड लार्वा भी बोल सकते हैं। और लार्वा से जब एडल्ट बनेगा तो परिवर्तन कैसे होंगे? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई सबको? क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस सर यस सर यस सर सर इसमें लार्वा का नाम क्या होगा? इसमें लार्वा, कॉडेट के लार्वा को हम ना जनरली वही बोल देते हैं टैडपोल लार्वा, है ना। अलग से लार्वा का नाम यहाँ पर मैं ध्यान नहीं रखना है, टैडपोल लार्वा बोल देते हैं, इतना बोल दोगे सही है ना। और यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम बात करें, क्या क्या दिया हमारे इंसेक्ट में एग्जांपल? हर्टमानिया, और क्या दिया हुआ है? डोलियोरम, साल्पा, एसिडिया। ये कुछ एग्जांपल हैं इसके यूरोपोडेटा। ठीक है, तो यूरोपोडेटा जो है वो समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद में सिफेलोपोडेटा जो है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हालांकि सिफेलोपोडेटा जो है उसमें कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि सिफेलोपोडेटा है ना, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसी होती है? जो टिपिकल पोडेटा है उसकी जैसी। यानी एडल्ट जो होगा उसकी बॉडी ट्यूबुलर होगी, एंटीरियर पोस्टीरियरली इलोंगेटेड होगा, ठीक है। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होगा, नोटोकॉर्ड भी होगा। नोटोकॉर्ड जो है वो एंटीरियर टिप से पोस्टीरियर टिप की तरफ जो है वो इलोंगेटेड होता है। फेरिंजियल गल स्लिट्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो बाकी फीचर्स जो हैं, क्लोज सर्कुलेशन होगा, नर्वस सिस्टम जो है वो भी रिलेटिवली डेवलप्ड होगा। तो बाकी इसके सारे फीचर जो है वो टिपिकल कॉर्डेट की तरह होते हैं। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि ब्रैकियोस्टोमेटा वो एक टिपिकल कॉर्डेट है जिसके अंदर जो हमने अभी कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो सारे उसके अंदर थ्रू आउट लाइफ होते तो सब में है भाई। जो अभी कॉर्डेटा के लक्षण पढ़े वो तुम्हें मैं पूछूंगा इंसानों में है क्या? बताओ, यस और नो? यस यस, लेकिन क्या हमेशा रहते हैं क्या? थ्रू आउट लाइफ रहते हैं क्या? नो सर। नो सर ऐसे जो स्टेज में है कुछ जो है वो थ्रू आउट रहते हैं, लेकिन ब्रैकियोस्टोमेटा के अंदर वो फीचर्स थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, इसलिए हम इसे सिफेलोपोडेटा जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो सिफेलोपोडेटा हमारे दिया हुआ है डिटेल में सर। तो एक मिनट एक बार मैं देख लेता हूं ना, रुक जाओ, तो फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है। क्योंकि इसमें ना सिफेलोपोडेटा और यूरोपोडेटा में जितनी बात मैंने तुम्हें बता दी ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा सर, इतना ही दिया है। हाँ, तो इससे ज्यादा आएगा नहीं सर। इसमें नाम दिया ना बस, ठीक। हाँ हाँ ठीक है सर, एक डाउट था सर। आप मूल वाले चैप्टर पढ़ाए थे ना मॉर्फोलॉजी में, हाँ उसमें क्या बोलते हैं, आप ये बताए थे कि कोशिका का मतलब जो दीर्घीकरण है वो दीर्घीकरण क्षेत्र में होता है, हाँ उसकी लंबाई वहीं पर बढ़ती है करके। लेकिन सर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है। ऐसा लगता है कि जो ना कोशिका की मतलब साइज और संख्या दोनों में वृद्धि है वो ना मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में हो रही है करके। नहीं, देखो कोशिका विभाजन करता है ना तो थोड़ा बहुत साइज तो बढ़ता है, विभाजन करेगा तो जीवन एस2 फेज में आएगा, तो थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन हम मुख्य रूप से बात करते हैं ना कि मुख्य रूप से लंबाई का बढ़ना किस क्षेत्र का काम है? इलोंगेशन वाले का, तभी तो नाम रखा हुआ ना दीर्घीकरण। दीर्घीकरण नाम से नहीं पता पड़ रहा है क्या? सर पता पड़ रहा है, लेकिन ना एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और फिर लगता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा टाइप का। ऐसा कुछ सेंटेंस होगा ना या पैराग्राफ तो तुम मुझे भेज देना, मैं एक बार देख लूंगा, है ना। हाँ सर, मुझे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि इधर उधर मत हो जाए आंसर करके। नहीं ठीक है, तो कंसेप्चुअली करना, कभी भी ऐसा आएगा ना तो कंसेप्चुअली जो आंसर सही होगा वो करना, ठीक है। अच्छा, आरती पूछ रही है कि एनिमल किंगडम के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? देखो ये चारों क्लासेस हो जाए, स्पाइसीज और वो सुपर क्लासेस, ये चारों क्लासेस जो हैं, फिर उसके बाद में हम पढ़ लेंगे
जेनेटिक क्या पढ़ना चाहते हैं? सर जेनेटिक पढ़ेंगे, वो Genetics. ज्यादा बड़ा है। वाला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है हार्मोन्स वाला पढ़ना ठीक है नहीं। ठीक है चलो तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कोशिश करते हैं ज्यादा। टेस्ट में कौन सा चैप्टर कब आएगा? टेस्ट में तुम्हारा एनिमल किंगडम तो पूरा आएगा। और रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो नहीं आया क्या अभी? पिछली बार नहीं आया था ना? नो सर। नहीं, पिछली बार नो नहीं सर। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एनिमल किंगडम बहुत है। ठीक है चलो फिर इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतना सब बच्चे से पढ़ लेना ठीक है। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you. साक्षी तीनों फोरा में एक्सक्रीटरी सिस्टम, बच्चे सिस्टम नहीं होता उनके अंदर तो, क्योंकि उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है ना। तीनों फोरा में कहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन? तो सर एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, मतलब हम लोग बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन के थ्रू। बॉडी सरफेस के थ्रू? ओके सर। ठीक है ओके बाय बाय बच्चों। Bye bye, sir.